पहली से पांचवी की शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार बीएड मान्य नहीं होगा। दोस्तों, पहली से पांचवी जो शिक्षक पात्रता है परीक्षा है उसमें बीएड मान्य नहीं होगा। तो क्या जो छठवीं से आठवीं है इसमें दोस्तों डीएड जिसको हम बोलते हैं डीएलएड ये मान्य होगा कि नहीं? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव और इस वीडियो में इस परीक्षा के बारे में योग्यता पात्रता ये कैसे पास करें इन सब के बारे में हम एकदम आपको स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये जो है ना मेन इसी में समस्त चीज़ें दोस्तों हैं, इस पीडीएफ में इसकी संपूर्ण जानकारी कहना चाहिए दोस्तों इंक्लूडेड है। तो चलिए इसी पीडीएफ को हम शुरू करते हैं। तो ये देख लेते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान। तो देख लीजिए, नियुक्ति परीक्षा, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता होगी। इसे शिक्षकी पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है। इसको समझते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% जो अंक है अर्थात 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। लेकिन जो रिजर्वेड कैटेगरी हैं SC ST और पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर, इनको तथा दिव्यांग है ना, दिव्यांग अभ्यर्थी को इस परीक्षा में 50% अर्थात दोस्तों 150 में 75 अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। ठीक है, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता जीवन भर रहेगी अर्थात दोबारा आपको दिलाने की जरूरत नहीं है। सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है, लेकिन अंक सुधार करके क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है इससे। ठीक है, परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हेतु न्यूनतम जो है अर्हताएं, योग्यता क्या है। पहला देख लीजिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार से देख लीजिए। पहला क न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत। देखिए पहली चीज़ समझ लीजिए ना, ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कौन है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए। देखो, क्या ये जो बीएड है ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है, हाँ कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं है, ये शिक्षा में स्नातक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डीएलएड है, ठीक है, यही चलेगा। क्लियर? कौन चलेगा? ओनली डीएलएड ही यहाँ पर मान्य होगा। तो समझ लीजिए 12वीं में कितना 50%, उसके साथ जो है डीएलएड होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड है, डीएड है और कई नाम से अलग अलग राज्यों में उसको जाना जा सकता है। अगला देख लीजिए, न्यूनतम अथवा है ना, ये नहीं है आपके पास तो ये होना चाहिए 45% अंकों के साथ जो है 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा वही डीएलएड जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE कहना चाहिए। ठीक है, 2002 के अनुसार हो में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लीजिए ना, प्रवेश कर लिए हैं, एक दिन भी कक्षा नहीं किए हैं, अभी कक्षा स्टार्ट भी नहीं हुई, तो भी आप इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। लेकिन अगर आपने प्रवेश नहीं लिया है डीएड में, ठीक है, तो आप इस परीक्षा को दिलाएंगे तो वो बेमतलब होगा। ठीक है, आगे अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको आजकल बीएलएड बोला जा रहा है। ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 साल का दोस्तों होता है। ठीक है, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। याद रखिए ना, या तो प्रवेश कर चुके हैं या अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हैं, तीनों कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आप पात्र हैं। आपने एडमिशन ले लिया है, एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं, तो भी इसमें पात्र हैं। चौथा देख लीजिए, अगला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन इसको बोला जाता है दोस्तों में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। ठीक वही ऊपर जो मैंने बोला। ठीक है, स्नातक अगला देख लीजिए, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से भी जाना जाता हो में प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कॉलेज के साथ जो है डीएलएड है 12 प्लस डीएलएड हैं तो आपका 12वीं में अगर 35% होगा ना तो भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये परसेंटेज वाला इशू जो है ऊपर में है। अगर आप स्नातक हैं तो फिर ये किसी प्रकार से परसेंटेज का इशू नहीं होगा। स्नातक प्लस डीएड हैं तो आप जो है इस परीक्षा के लिए दोस्तों पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
कक्षा 6 से 8 के लिए देख लीजिए, ठीक है। पहला है क, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। याद रखिए ना दोस्तों, यहाँ पर आप कॉलेज के साथ, ठीक है, कॉलेज के साथ अगर यहाँ पर डीएलएड है, क्या है, डीएलएड है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड है, कॉलेज के साथ आप डीएलएड हैं तो आप जो है कक्षा 6 से 8 में भी फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं और प्राइमरी भी सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से कहना चाहिए डीएलएड वालों की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो रहा है, ठीक है। अगला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ तो है स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए ये स्नातक है और शिक्षा शास्त्र मतलब ये बीएड है, सीजे, ठीक है, बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड। देखिए बीएड को दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा नहीं बोला जाता, शिक्षा में स्नातक बोला जाता है, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। ये भी वही है ना, आपने प्रवेश बस ले लिया हो, ठीक है, तो भी आप इसमें पात्र होंगे। अथवा 45% अंकों के साथ जो है कॉलेज एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो दोस्तों जितने भी जो रेगुलर कॉलेज वगैरह होते हैं उनको कहना चाहिए ये कहना चाहिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से उनको मान्यता दोस्तों होती है, ठीक है। इसके संबंध में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 12वीं बोल रहे हैं ना, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको अभी 2-3 साल पहले ये कोर्स शुरू हुआ है, बीएड में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, तीनों ना, प्रवेश लिए हैं तो भी, अध्ययनरत हैं तो भी और उत्तीर्ण हैं तो भी, ठीक है। अथवा देख लीजिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीएड बीएससी बीएड के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये जो बीए बीएससी बीएड है ना, इसमें देख लीजिए यहाँ तक ठीक है, प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। अगर इसमें है बीए बीएससी बीएड है, बीए बीएड है या बीएससी बीएड है कहना चाहिए, तो अंतिम वर्ष में अगर आप प्रवेश ले चुके हैं, ठीक है ना, तभी आप इसमें पात्र होंगे। इसमें ये अंतिम वर्ष वाला कंडीशन दोस्तों नहीं है ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पर है। अथवा ले लीजिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा द्विवर्षीय बीएड में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ पर लिया जा चुका है। आगे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, उसको देखते हैं। देख लीजिए आरक्षित श्रेणियों में अजा और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर, विशेष रूप से दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5% अंकों तक की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद जो है द्वारा मान्यता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों जो विशेष शिक्षा होता है ना, उसको आरसीई जो है ना वो मान्यता प्रदान करता है, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो भी कहा जा रहा है। अगला बढ़ते हैं, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना। दोस्तों ये आप कहना चाहिए नौकरी में लगने के बाद आपको 6 माह का जो है विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एनसीटी अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीटी अथवा आरसीई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी शामिल हो को करने वाला व्यक्ति सीजी टेट में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आरसीई मतलब वही कहना चाहिए जो हमने बताया विशेष शिक्षा से रिलेटेड, और एनसीटी मतलब कि जो रेगुलर कहना चाहिए डीएलएड या बीएड होता है वो। ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं होगी सीजी टेट में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों आप चाहें तो सीजी टेट दिला सकते हैं, अगर डीएड बीएड कुछ नहीं है, एडमिशन भी नहीं लिया है तो, लेकिन आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों सामान्य कहना चाहिए जानकारी है। आगे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ये मेन चीज़ है सिलेबस, ठीक है। पहला है सभी विषय अनिवार्य किसके लिए चूंकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए। देख लीजिए पहला है बाल विकास, दूसरा है भाषा, तीसरा है भाषा अंग्रेजी है, चौथा गणित है, 5वां पर्यावरण। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर अनरिजर्वेड से हैं, यूआर से हैं तो 90 अंक, बाकी के लिए दोस्तों यहाँ पर 75 अंक लाना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आप इस अंग्रेजी को 30 का 30 अंक छोड़ देते हैं, ठीक है, और आपको मिल जाता है 30 30 60 30 90 30 120 में से मान लीजिए आपको 75 अंक मिल जाता है, ठीक है, आप ओबीसी से हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है मान लीजिए आप गणित में कमज़ोर हो तो गणित को छोड़ देंगे ना तो भी आप इसमें 75 नंबर अगर ले आते हो तो दोस्तों इसमें आप क्वालिफाई जो है करोगे।
अगर जो विषय आपको ज़्यादा कठिन लगता है, उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है, तो आप ये जो स्ट्रेटजी है वो भी अपना सकते हैं। ये मैंने बाकायदा जो है अपनाया हुआ है। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको प्रत्येक विषय में नहीं पास होना है, टोटल करके 75 नंबर ही बस लाना है। दूसरा है, ये मान के चलिए कक्षा 6 से 8 अध्यापन हेतु पात्रता। तो दोस्तों यहाँ पर 2 विकल्प है। अगर आप कहना चाहिए कला समूह से हैं तो आपको कहना चाहिए ये वाला पेपर जो है दिलाना पड़ेगा, देख लीजिए सामाजिक अध्ययन विषय। और अगर आप विज्ञान समूह हैं, ठीक है ना, तो आपको ये वाला जो पेपर है वो दिलाना पड़ेगा। बाकी ये तीनों जो है कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए 30 3 90 यहाँ और 60 अंक इन दोनों में से कोई एक भी। तो कितना हुआ 150, टोटल कितना हुआ 150 अंक दोस्तों। तो इस प्रकार से इन दोनों का सिलेबस है और इसमें भी वही चीज़ है, आपको टोटल करके 75 या फिर 90 लाना है जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से, ना कि अलग अलग लाना है। अब दोस्तों इस परीक्षा को पास करने का मेन जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आप सिलेबस है वो सब पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। मेक्स लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में दोस्तों फेल होते हैं। चलिए मैं एक सामान्य गणित आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से। आपको देख लीजिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और आपके पास समय है कितना है, 2.5 घंटा है, 2.5 आवर। इसको आप मिनट में कर लीजिए तो हो गया 150 मिनट यहाँ पर समय है और 150 आपको क्वेश्चन दोस्तों डील करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कितना मिला आपके लिए समय, तो दोस्तों आपको 1 मिनट मिला। और आप खुद समझ सकते हैं इंग्लिश का दोस्तों बहुत लंबा कहना चाहिए, अनसीन पैसेज है। लोग इसमें इतना ज़्यादा समय दे देते हैं कि उनको बाकी के लिए टाइम जो है नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ मेक्स लोग जो है समय के अभाव में इस परीक्षा में फेल कर जाते हैं। दोस्तों मेरा स्ट्रेटजी स्पष्ट है। जो 5 आपका सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप पहले ये तय कर लीजिए कि इसमें आपका स्पेशलिटी किस में है, ठीक है, आप किस सब्जेक्ट में स्पेशल है। जैसे कि मेरे को अगर आप बोलेंगे तो ये पहला ले लीजिए हिंदी और तीसरा ले लीजिए गणित। हिंदी और गणित इन दोनों मिला के दोस्तों मेरा जो नंबर है ना वो 50 के ऊपर चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर शुरू में मेरे को 50 नंबर मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि मैं ओबीसी हूं और मैं ओबीसी के हिसाब से इसको रणनीति जो है बनाकर चलता हूं, ठीक है। अगर आप यूआर से हैं तो यूआर के हिसाब से रणनीति बनाइए। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट और लीजिए, 5 सब्जेक्ट हैं आज आपके पास, इसमें से 3 सब्जेक्ट उठाइए और 3 सब्जेक्ट में अगर आप 60 से 65 नंबर खींच लेते हैं तो आराम से दोस्तों आप जो है इसको कर लेंगे। बस मेरा जो स्ट्रेटजी है ये है कि आप 100% जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। कोई एक सब्जेक्ट जो आपको कठिन लगता है उसको आप साइड कीजिए, ठीक है। ये एकदम स्पष्ट स्ट्रेटजी है। सभी क्वेश्चन के पीछे मत दौड़िए। मैं तो यहाँ तक कि अंग्रेजी के जो बड़े बड़े अनसीन पैसेज है उसको छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अगर जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप ऑलरेडी दोस्तों उसको उस क्वेश्चन को छोड़कर भी इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसके लिए हम प्रॉपर सी कहना चाहिए तैयारी करा रहे हैं, या 10 मार्च से तैयारी कराने की कहना चाहिए हमारी योजना है। आप उसमें जुड़ सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।